नमस्कार। मैं डॉक्टर सागर जावले बोल रहा हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और एक साइंटिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन बाय परमानेंट मैग्नेट, ये जो थेरेपी है जो मैंने ईजाद की है, मैंने इन्वेंट की है, ये थेरेपी क्या है, उसके बेसिक्स क्या है, इस विषय में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो थेरेपी है जिसका नाम है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन बाय अ परमानेंट मैग्नेट, इसको मुझे भारत सरकार द्वारा पेटेंट हासिल हुआ है, पेटेंट मिला है। पेटेंट मेरे नाम पर है, मैं ऑफिशियली इसका इन्वेंटर हूँ। तो ये थेरेपी क्या है? तो ये थेरेपी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की मदद से दिमाग के और जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारा मज्जा रज्जू है, उसके अलग अलग पार्ट के ऊपर इसे मसाज करके उन्हें स्टिमुलेट किया जाता है अलग अलग बीमारियों के लिए। तो ये इस थेरेपी का बेसिक्स है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये थेरेपी का ये डिवाइस है, कैसा दिखता है। तो ये जो मैंने आपके सामने रखा है, ये वो डिवाइस है जिससे ये थेरेपी होती है। तो इस डिवाइस के स्पेयर पार्ट्स क्या है देख लीजिए। पहले ये जो सामने जो मैग्नेट है 30 मिलीमीटर डायमीटर का और 30 मिलीमीटर थिकनेस का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नियोडाइनियम मैग्नेट है। और ये जो हिस्सा है ये सिर्फ एक होल्डर है, नॉन मैग्नेटिक होल्डर है जो इसको फिक्स किया हुआ है। अभी इसकी ज़रूरत क्यों है? इसे पकड़ने के लिए इस प्रकार से, या तो फिर इस प्रकार से उसे पकड़ा जाता है, नहीं तो ये गिर जाएगा। तो ये जो नियोडाइनियम है सामने से ऐसे दिखता है, ये सरफेस एकदम प्लेन होता है। तो ये जो नियोडाइनियम है ये एक रेयर अर्थ मटेरियल है जो बहुत मुश्किल से मिलता है। और इसको ये फ्रजाइल होता है, मतलब ये अगर ज़मीन पे आप गिर दोगे तो इसका टुकड़ा गिर जाएगा। तो इसे आपको अच्छी तरह से संभाल के रखना है। तो ये जो नियोडाइनियम है ये रेगुलर जो फेरस मैग्नेट्स होते हैं उससे 30 से 50 गुना ये पावरफुल होते हैं। इतनी भयंकर इसकी पावर होती है। और इसका मैग्नेटिज्म कम से कम 6 इंच तक रहता है। तो दिमाग तो यहाँ से आपका सिर्फ 1 सेंटीमीटर अंदर है, स्कल का बोन 1 सेंटीमीटर अंदर है, तो मैग्नेटिज्म ब्रेन के अंदर भी तो जाना चाहिए। और इसकी पावर 3000 से 5000 गॉज इतनी है। आप समझ रहे हो? अर्थ का मैग्नेटिज्म कितना है आपको पता है? 0.5 गॉज, मतलब हाफ गॉज, आधा गॉज। 1 गॉज भी नहीं, आधा गॉज। ये 3000 गॉज भी पकड़े, मतलब अर्थ के मैग्नेटिज्म के 6000 गुना, 6000 टाइम्स मोर इतना इसका मैग्नेटिज्म है यहाँ सरफेस पर। जैसे हम सरफेस से दूर जाते हैं वैसे मैग्नेटिज्म ड्रॉप होता है। तो ब्रेन के अंदर मतलब तकरीबन 1 सेंटीमीटर या 1 इंच तक ब्रेन, 1 या 1.5 इंच तक ब्रेन में इसका मैग्नेटिज्म पहुंचता है बहुत आसानी से। तो ये डिवाइस है जिसके लिए मुझे पेटेंट मिला है। तो अभी 20 साल तक कोई ये मेरे सिवा बना नहीं सकता भारत देश में, और बेच भी नहीं सकता। जो बना रहा है, बेच रहा है और जो यूज़ कर रहा है, तीनों के लिए ये इलीगल है। मेरे सिवा इसे नहीं बेचा और ख़रीदा जा सकता। इसके बावजूद इसे मैं तकरीबन कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहा हूँ, कोई ख़ास उसमें प्रॉफिट नहीं है। इसका कारण क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, एकेडमिशियन हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ। अगर किसी और के हाथ में लगता था तो इसकी कीमत हज़ारों में या लाखों में जाती। तो ये तो हमने डिवाइस देख लिया। तो ये डिवाइस किस चीज़ का अल्टरनेटिव है ये जान लीजिए पहले। एक
कुछ साल पहले एक नई थेरेपी ईजाद हुई जिसे अमेरिकन एफडीए से अप्रूवल भी मिला, यूएस एफडीए अप्रूवल मिला, जिसे कहते हैं ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, टीएमएस डिवाइस। ये डिवाइस से ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को और स्पाइनल कॉर्ड के हिस्सों को स्टिमुलेट किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है अलग अलग बीमारियों में। तो ये जो थेरेपी है, ये जो मशीन है, ये इतना कॉस्टली है कि 1 करोड़ इसकी कीमत है, 50 लाख से 1 करोड़। और दूसरी बात, मतलब दुनिया के, भारत देश तो छोड़िए, वेस्टर्न कंट्री में भी बहुत ही कम जगह ये उपलब्ध है। भारत देश में तो 4 या 5 शहरों में ये उपलब्ध है, गिने चुने जगह उपलब्ध है। तो जाहिर है कि फिर इतने करोड़ों जो पेशेंट्स हैं न्यूरोलॉजिकल, उनको ये बेनिफिट कैसे मिलेगा? तो जाहिर है कि इसका कोई अल्टरनेटिव हमें ढूंढना चाहिए। तो ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है इसकी भयंकर कीमत। 1 करोड़ रुपए इसकी कीमत है, तो ये तो आप कोई पर्सनल यूज़ के लिए आप खरीद नहीं सकते। 1 करोड़ कितने लोग अफोर्ड करेंगे? तीसरा, मतलब 1 करोड़ अफोर्ड आप कर भी लोगे समझो, तो भी ये इसकी पावर इतनी भयानक है और ये यूज़ करना इतना टेक्निकली डिफ़िकल्ट है कि इसे पेशेंट के हाथ में तकरीबन कभी भी नहीं दिया जा सकता। तो ये उसका तीसरा लिमिटेशन है। ऐसे उसके कई लिमिटेशंस हैं। और न्यूरोलॉजिकल जो पेशेंट्स होते हैं वो जनरली एम्बुलेटरी नहीं होते, मतलब वो अपाहिज होते, विकलांग होते, बच्चे रहने दो, एडल्ट्स रहने दो, तो इनको हॉस्पिटल में लेकर आना हर बार आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है। ऊपर से ये मशीन जो है, इसकी जो पर सेशन कॉस्ट है 5,000 से 10,000 रुपया है इंडिया में एक सेशन की, और बाहर, इंडिया के बाहर 30,000 रुपया पर सेशन। और ऐसे 30 या 50 सेशंस आपको लगते हैं अच्छा क्लिनिकल रिजल्ट आने के लिए। तो आप कल्पना करें कि 10,000 को 30 या 50 से मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो लाखों रुपया होता है। तो इतने लाखों रुपया किस इंसान के पास है खर्च करने के लिए? ऊपर से तो घर में तो आपके लिए दिया नहीं जा सकता, इलेक्ट्रिसिटी इतना कंज्यूम करता है कि कभी कभी एरिया की लाइट चली जाती है। तो ये इसकी जो स्ट्रेंथ है टीएमएस की, ये एमआरआई मैग्नेट्स इतनी होती है। एमआरआई स्कैन का जो मैग्नेट है उसकी कीमत करोड़ों में होती है। एमआरआई स्कैन की कीमत 3 से 5 करोड़ रुपए में होती है। उसका जो मैग्नेट है उतनी स्ट्रेंथ लगती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों न इसका एक बहुत ही आसान और सस्ता ऐसे अल्टरनेटिव ढूंढ लिया जाए, ताकि ये न्यूरोलॉजिकल पेशेंट घर में बैठे ही इसको खुद के ऊपर आजमा सके, और फिर इससे फिर न्यूरोलॉजी के जगत में एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी। ये विचार करके मैंने इस डिवाइस को बनाया है। तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में था कि परमानेंट मैग्नेट से ब्रेन स्टिमुलेट हो जाएगा, ये मेरी धारणा थी, तो मुझे बड़ी खुशी थी। लेकिन जैसे मैंने लिटरेचर पढ़ा कि ये जो परमानेंट मैग्नेट है, ये आप अगर इस प्रकार से दिमाग के ऊपर रख दें कुछ समय के लिए, तो इसके नीचे का जो ब्रेन है उसके ऊपर इसका 0 इफेक्ट है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है सिर्फ रख देने से। तो मुझे बड़ी निराशा हुई, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि इतना सुंदर विचार तो आया था लेकिन वो सब बेकार गया। लेकिन बहुत जल्द मुझे आइडिया आई कि क्यों ना हम इसे मूव करें, क्यों ना हम इसे मसाज करें, हिलाएं, क्योंकि ब्रेन स्टिमुलेशन के लिए ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लगता है। ऑसिलेटिंग का मतलब समझते हो, ऑन ऑफ, कंटिन्यूस ऑन नहीं चलता है, ऑन ऑफ चाहिए, ऑसिलेटिंग चाहिए, तभी ब्रेन में इम्पल्सेस तैयार होते हैं, तभी ब्रेन स्टिमुलेट होता है, नहीं तो ब्रेन स्टिमुलेट नहीं होता। तो ये जानने के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो ब्रेन ये मसाज तो कर सकते हैं, उससे तो ज़रूर ऑसिलेटिंग फील्ड निर्माण होगा और ज़रूर अपना काम बन जाएगा। तो फिर मैंने और कुछ प्रयोग किए
जैसे कि ये जो मैग्नेट है, मैंने एक कॉपर की कॉइल ली, उस कॉइल को एक एलईडी लगाया, कॉइल के ऊपर मैग्नेट स्ट्रिप रखा तो एलईडी नहीं जलता, लेकिन जैसे ही कॉइल के ऊपर हम मैग्नेट मसाज करते हैं तो ऐसे एलईडी लुक झुक करने लगता। तो जो कॉइल है वो बिल्कुल ब्रेन जैसी है। ब्रेन में और उस इलेक्ट्रिकल कॉइल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं। तो मैंने कहा कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो रही है, मतलब वो ब्रेन में भी होगी। दूसरा मैंने प्रयोग किया कि एलईडी के जगह मल्टीमीटर लगाया और उसके ऊपर मसाज किया तो मल्टीमीटर के भी आंकड़े हिलने लग गए। वो स्टेडी नहीं थे, हिल रहे थे, मतलब इट इज़ क्रिएटिंग ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमें ब्रेन स्टिमुलेशन के लिए चाहिए। तब जाके तसल्ली हुई। फिर पेटेंट भरा 2020 में, और फिर बड़े मुश्किल से पिछले साल, मतलब 4 साल बाद मुझे इसका पेटेंट मिला। तो मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये डिवाइस तो दिखने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी आइडिया जो है, एप्लीकेशन है, वो बहुत यूनिक है। आज तक मेडिकल साइंस के इतिहास में ये पहली बार है, डिवाइस और उसकी थेरेपी रिपोर्टेड पहली बार है। ऐसा कुछ भी पूरे दुनिया में कहीं पर भी नहीं। पेटेंट ऑफिस सारे दुनिया में ढूंढता है। भारत देश में भी पेटेंट देना हो तो भी नॉवेल्टी के लिए, यूनिकनेस के लिए सारे दुनिया का लिटरेचर, पब्लिकेशन, टेक्स्ट बुक्स, यहाँ तक कि यूट्यूब वीडियोस और वेबसाइट भी देखे जाते हैं। कहीं पर भी कुछ भी मिलता जुलता नहीं मिलता, तभी पेटेंट दिया जाता है। आप समझ सकते कितना मुश्किल है। तो मेथड इसकी यूनिक है, लेकिन मेथड पेटेंटेबल नहीं है, डिवाइस पेटेंटेबल है। तो डिवाइस तो सिंपल है, इसके लिए मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा नसीब समझे कि ये डिवाइस अभी मिला, और अभी 20 साल तक ये मैं इसका एक प्रकार से ओनर, मालिक रहूँगा। उसके बाद में ये ऑफ पेटेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार की ये थेरेपी है और इस प्रकार का ये डिवाइस है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो थेरेपी है, ये कौन से बीमारियों को काम आ सकती है। तो जैसे मैंने कहा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ तक कि पेरिफेरल नर्व्स, मतलब ये हाथ पैर की नसें जो है, नर्व्स, सभी में ये काम आता है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा। जैसे कि यह जो अल्नर नर्व है समझो, तो ये यहाँ से कोई मुश्किल से आधा इंच अंदर है, तो इसके ऊपर हम अगर मसाज करते हैं तो मैग्नेटिज्म तो आराम से 4-5 इंच तक जाता है। तो वहाँ तक मैग्नेटिज्म पहुँच रहा है, तो वो भी स्टिमुलेट हो रही है। और नर्व या ब्रेन टिश्यू को स्टिमुलेट करने के बाद उसका फंक्शन इम्प्रूव होता है, ये तो 100 साल से ज़्यादा हमें पता है। लेकिन उसके लिए कोई हमारे पास डिवाइस नहीं था। पहले तो चीरफाड़ करके वो नर्व में इलेक्ट्रोड्स डालते थे, ब्रेन खोपड़ी का हिस्सा निकाल के इलेक्ट्रोड डालते थे और इलेक्ट्रिसिटी से स्टिमुलेट करते थे, तब जाके ब्रेन स्टिमुलेट होता था। अभी ये तो आम आदमी के लिए तो असंभव है। इसकी रिस्क कितनी, कॉस्ट कितनी है। नॉन इन्वेजिव जिसे बोलते हैं, मतलब बिना ब्रेन को हाथ भी लगाए ये करने का तरीका ये आज तक ईजाद नहीं हुआ था। वो भी उसका इतना आसान तरीका नहीं हुआ था। इसके लिए आज तक ये सब सारी की बातें थ्योरी की थ्योरी रही, और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में इसका कोई भी फिर फायदा नहीं हुआ। तो कौन से कंडीशन में काम आता है, तो ऑटिज्म एक कंडीशन है, जो कि एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इस बच्चों में सोशल इंटरेक्शन नहीं होता और कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो इस कंडीशन में काम आता है। और फिर दूसरी है स्पीच डिसऑर्डर्स, जिसमें बच्चा बोलता नहीं या बोलना फॉल्टी होता है, उसमें काम आता है। तीसरा है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD, जिसमें बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, हाइपर एक्टिव होता है, हमेशा यहाँ वहाँ गड़बड़ करता है, कोई भी काम कर नहीं सकता। फिर मतलब बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी, जो सबसे पहले मैंने कहना चाहिए, उसमें तो पूरा दिमाग ही फॉल्टी होता है। हाथ पाँव ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं और कोई भी काम ये बच्चे नहीं कर सकते। सुनने में नहीं आता है, आँखों में स्क्विंट होता है, खाना खाते तो खाना नीचे गिर जाता है। सबसे सीरियस कंडीशन है सेरेब्रल पाल्सी। फिर
बड़े लोगों में कौन सी बीमारी है? स्ट्रोक मतलब लकवा, पैरालिसिस। फिर बुढ़ापे का जो सेनाइल डिमेंशिया है, जैसे हमें याद नहीं रहता, स्मृति भ्रंश जिसे कहते हैं। फिर बुढ़ापे में जो कॉग्निटिव डिक्लाइन हमारी कम होती है, हाथ पांव चलते नहीं हैं, सुनाई नहीं देना कानों से, क्योंकि ऑडिटरी कॉर्टेक्स कमजोर होता है, दिखाई नहीं देना, अनगिनत इसके बेनिफिट्स। अल्जाइमर्स डिजीज होता है जिसमें आदमी खुद को भी नहीं पहचानता है। पार्किंसन डिजीज होता है जिसमें हाथ पैर कांपते हैं इंसान के। गियाबारी सिंड्रोम है। स्पाइनल कॉर्ड के कंडीशन है जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, डिजेनरेटिव डिजीजेज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है, पेरिफेरल नर्व्स है, दुनिया भर की न्यूरोपैथीज है। मतलब सारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में इसका रोल है। यहाँ तक कि नॉर्मल लोगों को भी अपना ब्रेन स्टिमुलेट कर कर उसका भी बेनिफिट मिल सकता है। और बच्चों में जो डेवलपमेंट की कमी होती है, जो मंद बुद्धि होते हैं, उनकी बुद्धि तीव्र करने के लिए काम आ सकता है। और मैं तो सोचता हूँ कि हर हेल्दी बच्चे को भी आप अगर उसका ब्रेन स्टिमुलेट करें, अलग अलग पार्ट्स, क्योंकि ब्रेन तो 8 साल तक ग्रो होता है, 8 या 10 साल तक, तो 6 महीने से आप शुरू करें तो मेरा विश्वास है, मेरी थियरी है कि ये बच्चा जीनियस होगा। हर बच्चा ब्रिलियंट होगा, हर बच्चा। कल्पना करिए आप, हर बच्चा एडिसन आइंस्टाइन जैसा जीनियस होगा। ये एक थियरी, एक सपना है, क्योंकि इतने सारे करोड़ों लोग हैं वो बोलते भगवान ने हमें दिमाग नहीं दिया। तो पहले तो भाई उसका कोई सोल्यूशन नहीं था। अभी मर के तुम्हें वापस पैदा होना होगा, तभी भी भगवान देगा कि नहीं गारंटी नहीं। तो भगवान भरोसे तुम कब तक रहोगे? अब ये संभावना जागृत हुई है कि इन बेबीज को मैंने नाम दिया मैग्नेट बेबीज। ऐसा कोई टर्म नहीं मैंने दिया है कि बचपन से आप अगर इन्हें स्टिमुलेट करोगे अलग अलग हिस्से, तो मुझे विश्वास है कि ये बच्चे, इनका इंटेलिजेंस और इनकी एबिलिटीज जो है वो कहीं पर भी मैच नहीं होगी। इतने भयानक ब्रिलियंट हो जाएंगे, भयानक कार्य क्षमता और अलग अलग खूबियाँ ऐसी होंगी कि उसका कोई आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फिर स्पिरिचुअल पर्पस के लिए भी, जैसे इसे सहस्रार चक्र बोलते हैं, ये तो योग तो कल्पना से हो रहा था आपके, प्रत्यक्ष तो कभी हुआ नहीं। अब प्रत्यक्ष इसे आप मैग्नेट से स्टिमुलेट कर सकते। ये ऑडिटरी कॉर्टेक्स यहाँ स्टिमुलेट करने से आपको नाद ब्रह्म सुनाई देते हैं। विजुअल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट करने से दिव्य दृष्टि जागृत हो सकती है। स्पाइनल कॉर्ड में जितने भी चक्र है, स्वादिष्टान वगैरह मूलाधार, वो भी स्टिमुलेट किए जा सकते हैं। इम्पोर्टेंस में रोल है। लोअर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेट करिए, लेफ्ट ब्रेन स्टिमुलेट करिए, तो आपका जो लिंग की जो शिथिलता है, कमजोरी है, वो प्रॉब्लम इससे सॉल्व होगा। क्योंकि लिंग को भी चलाता तो दिमाग ही है ना। दिमाग और नर्व सप्लाई चलाते हैं। नर्व सप्लाई ने लिंग को कट कर दिया तो जाहिर है कि इरेक्शन नहीं होगा। तो ऐसी अनगिनत इसके बेनिफिट्स है, उसका कोई आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब दिमाग के कौन से हिस्सों को स्टिमुलेट करना है वो अब जानते हैं। तो ये जो हमारे दो हिस्से हैं, लेफ्ट एंड राइट फ्रंटल लोब्स जिसे कहते हैं, ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ ऊपर तक आता है, यहाँ से यहाँ तक आता है, फिर वैसे ये बाजू ये भी होता है। ये जो हमारा दिमाग का हिस्सा है, इसका संबंध हमारे इंटेलिजेंस और मेमोरी से है, डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस मेमोरी से है। ये हिस्सा सिर्फ इंसानों में पाया जाता है, जानवरों में ये नहीं है। इसके लिए जानवरों में हमसे कई गुना ज़्यादा शक्ति है, लड़ने की ताकत है, स्ट्रेंथ है बहुत फिजिकल। कई महीने जानवर भूखा रह सकता है, लड़ाई हमसे कर सकता है बेहतर, कितनी भी इंजुरीज हुए तो वो मरता नहीं, इन्फेक्शन कितना बेयर कर सकता है। लेकिन फिर भी इंसान, मनुष्य, पृथ्वी का स्वामी किसके लिए बना है? ये फ्रंटल लोब्स को है। ये हिस्सा अगर हमें नहीं होता है तो हमारे ऊपर बंदर या हाथी राज करते, शायद हम नहीं करते। हम सब भगवान भरोसे, उन कोई भी राजा नहीं होता, हम भी उनके जैसे रहते। ये हिस्सा इतना इम्पोर्टेंट है फ्रंटल लोब्स। लेकिन आपको फ्रंटल लोब्स है, इसका ये मतलब नहीं कि आपका वो एक्टिवेटेड है। उसको एक्टिवेट करने का जो लिमिट है वो बहुत बड़ा लिमिट है। उदाहरण के तौर पर आप किसी
साधारण व्यक्ति का, जैसे कोई वो झाड़ू पोछा मारता है, ऐसे व्यक्ति का आप फ्रंटल लोब्स आप देखोगे तो वो तकरीबन काम तकरीबन उसको ना है ही नहीं, क्योंकि झाड़ू पोछा मारने के काम के लिए इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो ये तो उसका सोया हुआ है। इसके लिए तो आदमी झाड़ू पोछे से ज़्यादा कर नहीं सकता। अब मेरा थियरी है कि यह आदमी और एक आइंस्टाइन या एडिसन जैसा व्यक्ति है, इन दोनों का एमआरआई स्कैन हम करेंगे और किसी डॉक्टर को दिखाएंगे, पहचानो कौन है, तो वो डॉक्टर पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी साइज़ तो सेम है। साइज़ में फ़र्क नहीं है ना, ऐसे नहीं कि साइज़ डबल है एडिसन के ब्रेन की, नहीं, साइज़ तो सेम है। ये फ़र्क क्या है? फ़र्क फंक्शनल लेवल पे है, फ़र्क एक्टिवेशन पर है कि जो महापुरुष हुए इतिहास में उनका एक्टिवेटेड था ब्रेन, और साधारण व्यक्ति का वो ब्रेन एक्टिवेटेड नहीं है, सोया हुआ है। मतलब वो संभावना उसकी सोई हुई है, ये फ़र्क है। मतलब साधारण व्यक्ति का ब्रेन भी अगर हम बार बार स्टिमुलेट करें तो वो भी इन महापुरुषों जैसा हो जाएगा। ये एक थियरी है और बहुत जल्द मैं इसे सिद्ध कर दूंगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे टेस्टिमोनियल्स आते हैं तो हम सिद्ध कर दें। तो ये मेरी थियरी है कि ब्रेन होना और उसे स्टिमुलेटेड होना, इसमें फ़र्क है। जैसे कि गाना तो सभी गाते हैं, लेकिन लता मंगेशकर जैसा आप गाते हो क्या? नहीं गाते, क्योंकि आपका जो स्वर यंत्र है, उसका जो ब्रेन का जो पार्ट है उसका, उनका और साधारण व्यक्ति में फ़र्क है। उसी प्रकार से बैलेंस हमारा छोटा दिमाग करता है, छोटा मगज। बैलेंस तो आप भी करते हो, वो तो कोई साधारण बात है, लेकिन एक बैलरीना जिसे कहते हैं, नर्तकी बैलरीना जो अपने उंगलियों के ऊपर में नाचती है, क्या तुम्हारा छोटा मगज उतना स्ट्रांग है? जाहिर है कि नहीं है। उसी प्रकार से आपका जो मोटर कॉर्टेक्स है, हाथ पाँव तो आपके हिल रहे, लेकिन जो उसमें जो उंगलियों में जो फाइननेस है, जो कि एक जाकिर हुसैन जैसा तबल जी है, या कोई गिटारिस्ट है, या कोई पेंटर है, या कोई आर्टिस्ट है, या कोई महान सर्जन है जो कि बिल्कुल बारीक काम कर सकता है, उसका जो मोटर कॉर्टेक्स और आपका मोटर कॉर्टेक्स में कोई तालमेल नहीं है। उसका एक्टिवेटेड है, आपका नहीं है एक्टिवेटेड। वैसे मेमोरी हमारी, क्या हम खुद का नाम मुश्किल से याद रखते? लोग जो मेमोरी के मास्टर्स है 150 किताबें याद रखते हो, तो उनका ये फ्रंटल लोब एक्टिवेटेड है, आपका नहीं है। आपको अगर उनके जैसा बनना है तो ब्रेन को आप स्टिमुलेट करिए। तो ये रही बात फ्रंटल लोब्स की। तो ये फ्रंटल लोब्स किस में कमज़ोर होते हैं? मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन में, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, ये बहुत कमज़ोर रहता है, तो उनका ये स्टिमुलेट करना चाहिए। सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट में ये कमज़ोर होता है। फिर किस में? ADHD के पेशेंट में ये कमज़ोर होता है, वो स्टिमुलेट करना चाहिए। इसी फ्रंटल लोब का हिस्सा है जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, धर्म की भाषा में जिसे सहस्रार चक्र कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट, इतना हिस्सा इम्पोर्टेंट है कि शरीर का और दिमाग का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, पूरे मनुष्य शरीर का, और उसमें भी दिमाग का सबसे बड़ा, जैसे केक के ऊपर चेरी होती है ना, जैसे सर के ऊपर हम ताज रखते हैं, मुकुट, वो मुकुट अगर कोई है तो ये है सहस्रार चक्र, जिसे धर्म ने कहा है। यहाँ से आपको सत विवेक बुद्धि प्राप्त होती, डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस, सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं, डिस्क्रिमिनेटिव, अच्छा बुरा की समझ। अभी ये हिस्सा तो साधारण व्यक्ति में जागरूक होता नहीं, क्रिमिनल्स में भी जागरूक नहीं होता। क्रिमिनल्स का ये हिस्सा अगर जागरूक करे तो उसमें सेल्फ कंट्रोल आएगा और वो क्रिमिनल नहीं रहेगा। अच्छे बुरे की समझ नहीं हो उसे, इसके लिए वो क्रिमिनल है, मूर्ख है कि इसके लिए ये हिस्सा नहीं है। भविष्य में ये कॉन्सेप्ट आएगा, मैं ही लाऊंगा। जो क्रिमिनल्स है उनका आप स्टिमुलेट करिए ना, जब उसको आप समाज में वापस छोड़ रहे हैं, वापस वो खून बलात्कार करते, क्योंकि उसका सेल्फ कंट्रोल नहीं। उसी प्रकार से बच्चों में भी सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है। ADHD के पेशेंट में कहिए, या सेरेब्रल पाल्सी या डाउन सिंड्रोम, सेल्फ कंट्रोल यहाँ से, तो ये हिस्सा स्टिमुलेट करना चाहिए सेल्फ कंट्रोल की। हमें अभी पता है दिमाग का कौन सा इसका क्या काम करता है, अच्छी तरह से पता है हमें, लेकिन उसे स्टिमुलेट करने का कोई हमारे पास सस्ता और सेफ ऐसा कोई साधन नहीं था।
ये प्रॉब्लम था, इसके लिए कोई क्रांति इस विषय में नहीं हो सकी। तो मुझे लगता है फ्रंटल लोब्स और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में बहुत डिटेल में हमने बात कर ली। अभी दूसरे एरियाज में चलते हैं कि यहाँ ये जो कान है उसके थोड़ा सा आगे, ऊपर और पीछे जो है उसे दोनों बाजू ऑडिटरी कॉर्टेक्स कहते हैं, मतलब सुनने का, श्रवण यंत्र, श्रवण केंद्र, श्रवण कॉर्टेक्स। तो जो पेशेंट्स को में सुनने की कमी है, जो लोग सुनने में कमज़ोर है, उनको ये हिस्सा स्टिमुलेट करना है। तो ये सारे मार्किंग जो है मैंने वेबसाइट पे, ये वीडियो के नीचे जो लिंक डाली उसमें वेबसाइट में सारी चीज़ें आपको मार्क करके दी हुई है कि कौन सी बीमारी में कौन सा हिस्सा स्टिमुलेट करना है, डिटेल में दिया हुआ है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या होता है, मोटर कॉर्टेक्स। ये यहाँ से लाके यहाँ से ऐसा इतना जाड़ा 1 या 1.5 इंच का, ये मिडलाइन से शुरू होता है, खोपड़ी के मिडल में, मिडल से यहाँ तक आता है। इसको मोटर कॉर्टेक्स बोलते हैं। मोटर कॉर्टेक्स मतलब जिससे हमारे हाथ पैर चलते हैं उसे मोटर कॉर्टेक्स कहते हैं। तो लकवे में क्या होता है, राइट साइड का लकवा अगर बैठा तो लेफ्ट मोटर कॉर्टेक्स में डैमेज है, और राइट मोटर कॉर्टेक्स में डैमेज हो गया तो लेफ्ट साइड का हिस्सा चलना बंद होता है, मतलब दिमाग में क्रॉसिंग है। ये तो प्राचीन लोगों को भी पता था। तो जो हिस्सा डैमेज है उसके अपोजिट साइड को आपको स्टिमुलेट करना है। ये यहाँ से मसाज शुरू करना है, फिर थोड़ा नीचे 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 आके यहाँ है, दूसरा भी कर लेना है, क्योंकि वो नॉर्मल है तो भी क्या हुआ, उसको भी आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो ये मोटर एरिया जो है, सेरेब्रल पाल्सी में भी ये बच्चों के हाथ पांव टेढ़े माड़े रहते हैं तो वो भी उनका मोटर कॉर्टेक्स खराब रहता है। वो स्टिमुलेट करने के बाद ये टेढ़ापन वगैरह कम हो जाएगा और नहीं चलते वो चलने भी लग सकते हैं। तो लकवे में और सेरेब्रल पाल्सी में ज़्यादा करके ये एरिया स्टिमुलेट किए जाते हैं। फिर जो विजन लॉस है, आँखों का जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यहाँ विजुअल कॉर्टेक्स है, यहाँ होता है, उसका मैंने एग्जैक्ट मार्किंग दिया हुआ है। तो सेब के साइज़ का ऐसा सर्कुलर एरिया होता है, तो वहाँ पर मसाज करने से आपकी विजन इम्प्रूव होती है। जो देख नहीं सकते उनकी भी हो सकती है, जो देखते हैं जैसे हमारे जैसे लोग भी अगर आप स्टिमुलेट करेंगे तो आपको कलर्स बहुत सुंदर दिखने लगेंगे, कलर्स बहुत ब्राइट दिखेंगे। फिर आपका चश्मे का नंबर कम होगा, हो सकता है अगर 1.5-2 के रेंज में है तो चश्मे का नंबर जा भी सकता है, जैसा मेरा गया चश्मे का नंबर। अभी मेरी उम्र 53 है, 40 में ही चश्मा लग जाता है नियर साइटेडनेस का। 53 में मेरी विजन 6/6 है, मैं मोबाइल फ़ोन वगैरह सब कुछ नज़दीक का एकदम क्लियरली देख सकता हूँ। चश्मा अगर लगा तो उल्टा मुझे धुंधला दिखता है, तो ये तो प्रूफ है ना, चश्मा लगाने के बाद धुंधला दिखता है, ये तो प्रूफ है कि। और ऊपर से डॉक्टर के पास डायरेक्ट जाकर मैंने चेक भी किया है, तो मुझे पहले 1.5 या 2 के रेंज में था चश्मा, नियर साइटेड था, गायब हो गया है। ये मेरे विजुअल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करने की वजह से। तो ये बहुत ही बड़ा मिरेकल है ये। फिर और कुछ दिमाग के एरियाज होते हैं, जैसे कि ये यहाँ जो है छोटा मगज, स्मॉल ब्रेन जिसे कहते हैं, उसके भी मार्किंग दी हुई है वेबसाइट पर। तो ये छोटा मगज क्या करता है, बैलेंसिंग करता है। हम जो चलते हैं तो वो जो बैलेंस है वो छोटा मगज करता है, छोटा ब्रेन करता है। तो ये बैलेंसिंग की बीमारियाँ होती है जैसे कि अटैक्सिया वगैरह, उसमें ये करना चाहिए आपने। फिर सेरेब्रल पाल्सी के जो पेशेंट्स हैं वो थोड़ा सा चलते गिर जाते हैं, उनमें बहुत फ़ायदा है सेरेबेलम को स्टिमुलेट करने का। फिर बुढ़ापे में हाथ कांपते हैं, तो वो तो मोटर कॉर्टेक्स हो गया। उसी प्रकार से बुढ़ापे में हम उम्र के साथ बैलेंस नहीं हो पाते, स्टेयर के चढ़ते उतरते तो कभी बैलेंस ऐसा लगता है मैं गिर जाऊंगा, तो भी आपने आपका छोटा मगज जो है वो स्टिमुलेट करना चाहिए। आपको तुरंत 1 हफ्ते के अंदर बेनिफिट इसका देखने को मिलता है। आपको आश्चर्य होगा ये बात सुनकर। तो इतनी सारी बीमारियां हैं जिसमें इसका रोल है। तो अभी थोड़ा सा नीचे चलते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो स्पाइनल कॉर्ड की दुनिया भर की बीमारियां होती है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी में भी आप नीचे का हिस्सा, इंजुरी के जो नीचे का हिस्सा है वो धीरे धीरे मर जाता है, क्योंकि वो कनेक्शन ऊपर से उसका नहीं रहा।
तो नीचे का हिस्सा रेगुलर स्टिमुलेट करें आप उसे ज़िंदा रखेंगे और काफ़ी हद तक उसको रिवाइव भी करें। तो संडास पेशाब का कंट्रोल गया, वो कंट्रोल आ सकता है। पैर में अगर कमजोरी है तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है, इतना ज़रूर कह सकते हो। एकदम वो आदमी चलने लगेगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतना भी हो जाए तो बहुत है। पावर उसकी ग्रेड 3 है तो उसकी ग्रेड 4 या 5 हो सकती है। ग्रेड 1 है तो ग्रेड 2 तक या ग्रेड 3 तक ये आदमी जा सकता है। ये सारी संभावना है इसमें, क्योंकि उसके तो बीच में 2 टुकड़े हो गए, तो उसमें अभी डॉक्टर क्या करेगा। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ कॉम्प्रेशन होता है, वो डिकम्प्रेस कर लिया तो भी काफ़ी उसका कंटिन्यूटी रहता है, लेकिन वो फिर मार लगने की वजह से वो डैमेज होता है। तो इसके लिए उसको अगर आप स्टिमुलेट करेंगे बार बार तो जाहिर है कि वो काम उसका इम्प्रूव होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, गियाबारी सिंड्रोम है, स्पाइनल कॉर्ड की दुनिया भर की बीमारियां है, तो कॉमन में बता रहा हूँ, इन सभी में इसका बेनिफिट आ सकता है आपको। फिर रही बात पेरिफेरल नर्व्स की, कई बार ये एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है यहाँ पर, तो ये हाथ पाँव ऐसे टेढ़े मेढ़े रहते, चलता नहीं है, तो यहाँ आप स्टिमुलेट कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली उस नर्व के ऊपर कर सकते हैं। फिर पैर की पेरोनियल नर्व है, पेरोनियल नर्व पॉलिसी बहुत कॉमन है, उसके ऊपर मसाज करोगे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी है, बहुत भयानक प्रकार होता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में ऐसे लगता है कि जो सुई होती है ना, निडल, ऐसे करोड़ों निडल्स 24 घंटा चुभते रहते, आदमी पागल हो जाता है। मानसिक की दवाइयाँ भी लेनी पड़ सकती, आदमी पूरा पागल हो जाता है। इसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट आ सकता है, लेकिन इसके अभी कोई हमें टेस्टिमोनियल्स नहीं है, इसके लिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। तो जैसा आपने देखा कि एक्सटेंसिव हमने डिस्कशन किया है, तकरीबन कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इम्पोर्टेंस में किया जा सकता है जो कि बहुत कॉमन है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से नर्वस सिस्टम कमज़ोर होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो निचला हिस्सा, जिसे धर्म ने स्वाधिष्ठान चक्र भी कहा है, वो स्टिमुलेट करिए, और लेफ्ट ब्रेन स्टिमुलेट करिए, क्योंकि जो अराउजल है, सेक्सुअल अराउजल, उसका संबंध लेफ्ट ब्रेन से होता है। लेफ्ट ब्रेन स्टिमुलेट करिए, लेफ्ट फ्रंटल लोब्स, और लोअर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेट करिए, तो आपको इरेक्शन जो प्रॉब्लम है, इम्पोर्टेंस, लिंग की शिथिलता वगैरह, इसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ सकता है। फिर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट में ज़रा भूल गया कि जो बच्चे बात नहीं कर सकते, अफेजिया है, तो उनको यहाँ पर जो है हमारे 2 स्पीच एरियाज है, इसे कहते हैं ब्रोका स्पीच एरिया। वो थोड़ा सा इसके पीछे और कान के ऊपर ये वर्निक स्पीच एरिया है। मतलब 4 एरियाज होते हैं जिनका संबंध स्पीच से, बोलने से है। तो एक तो बच्चा बोलता ही नहीं, या एक शब्द ही बोलता है, या बोलना फॉल्टी होता है। इन सभी केसेस में ये चारों सेंटर्स को आपको बार बार स्टिमुलेट करना है, तो इससे ये बच्चा बोलने लगेगा। तो ये मिरेकल एक कनाडा के एक पेशेंट का हुआ, 6 साल का लड़का, जो बचपन से बोलता नहीं था, एक शब्द सिर्फ बोलता था। अभी 6 साल का लड़का एक शब्द तो एक शब्द, तो 1-1.5 साल का बच्चा बड़े बड़े सेंटेंस बोलने लगता है। तो उसके पेरेंट बहुत डिप्रेस थे, वो मेरे पास आए, तो मैंने उनको ये मैग्नेट दिया। उन्होंने बड़े सिंसियरली वो किया, 2 महीने के अंदर वो बच्चा बोलने लग गया, बिल्कुल पोपट के जैसा, पैरट जैसा, एब्सोल्युटली नॉर्मल हो गया उसका स्पीच। आप पहचान नहीं पाएगी कि ये बच्चों को कभी स्पीच का प्रॉब्लम था। तो इतना बड़ा मिरेकल हुआ, तो बहुत एक्साइट हो गए। दुनिया भर में उन्होंने उसकी तारीफ़ की, पब्लिसिटी की, और दुनिया भर से ये ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। अब तक 100 से ज़्यादा जो मैग्नेट्स है ये बिक चुके हैं। भारत देश के बाहर भी दुनिया भर से इंक्वायरीज आ रही है और ऑर्डर्स आ रही है। अभी और रिजल्ट्स आएंगे, तो इसका जो टेस्टिमोनियल है ये भी हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा कि वो बच्चा थेरेपी पे पहले कैसे बोलता था, बाद में कैसे बोलता था। अभी उस बच्चे के पिताजी ने दुनिया भर की थेरेपीज़ की हुई है, तो उनको लगता है कि वो सारे थेरेपीज़ का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, तो हो सकता है। लेकिन हमें एज ए डॉक्टर पता है पिछले 100-150 साल से कि जो बच्चे बचपन से नहीं बोलते, वो एडल्ट में भी एक तो बहुत कम बोलते हैं, या ज़िंदगी भर वो फॉल्टी उनका स्पीच रहता है, नॉर्मल वो कभी भी नहीं होते। इसका हमारे पास एविडेंस है। तो अगर हो रहे हैं तो वो जाहिर है कि थेरेपी की वजह से। लेकिन अभी बहुत जल्द हमें बहुत ज़्यादा टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे, और जाहिर है कि फिर वो कोई विषय ही नहीं रहेगा। जब 10-10, 20-30, 40 लोग
पेशेंट्स में रिजल्ट्स आ रहे हैं तो विषय मिट जाएगा, लेकिन फिलहाल ये शुरुआत है, तो इसके लिए ज़्यादा मैं वो उस विषय पे नहीं बोलता हूँ। फिर शॉर्ट में हम जानते हैं कि ये थेरेपी काम कैसे करती है। कई लोगों को डाउट्स है कि ये काम कैसे करती है। तो जैसे मैंने कहा कि जब मैग्नेट हम मसाज करते हैं ब्रेन के ऊपर, तो ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस तैयार होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस तैयार होने के बाद ब्रेन जो है वो कई प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स, ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइंस रिलीज करता है, और उनके कारण ब्रेन रिपेयर होता है और रीजनरेट भी होता है। ब्रेन के सेल्स जो न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्शन करते हैं, जैसे स्टिमुलेट करने के बाद मसल पावरफुल होते हैं, उसी प्रकार से ब्रेन को स्टिमुलेट करने के बाद ब्रेन भी एक प्रकार से पावरफुल होता है। तो ये जो ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइंस ब्रेन रिलीज करता है, उसमें सबसे प्रोमिनेंट है नर्व ग्रोथ फैक्टर, जिसको 1963 में एक लेडीज को नोबेल प्राइज मिला। इतनी बड़ी डिस्कवरी, तो उसको नोबेल प्राइज मिला, तो इसके ऊपर दुनिया भर में भयंकर रिसर्च शुरू हो गए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लग गई कि इसकी हम गोलियां बनाएंगे, इंजेक्शन बनाएंगे, न्यूरोलॉजी में बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। लेकिन जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को पता चला कि ये जो नर्व ग्रोथ फैक्टर है और ब्रेन डिराइव्ड न्यूट्रोफिक फैक्टर BDNF, मतलब NGF एंड BDNF, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करते, मतलब ये खून से ब्रेन में प्रवेश नहीं कर सकते। आप अगर इनकी गोली लोगे, इंजेक्शन लोगे, तो ये शरीर में तो वो ट्रैवल करते, शरीर ब्लड में तो आते, ब्रेन में नहीं जाते। तो फिर बहुत ही बड़ी निराशा हो गई। फिर वो लेडीज थी, उसको भी पता था कि ये ब्रेन में नहीं जाता, तो अपने आँखों में ड्रॉप्स डालती थी, वो नर्व ग्रोथ फैक्टर के ड्रॉप्स डालती। उसमें सिर्फ 1% एब्सॉर्ब होता है, 99% वो नाक के माध्यम से, गले के माध्यम से, संडास के माध्यम से चला जाता है, मतलब 99% वेस्ट होता है। वो 1% एब्सॉर्ब होता है, इसके बारे में भी डाउट्स है कई लोगों को। दूसरा रूट है कि आप नाक में ड्रॉप डाल सकते हो, उसमें भी 1-2% एब्सॉर्ब होता है, बाकी सब वेस्ट जाता है। 1 मिलीग्राम नर्व ग्रोथ फैक्टर की कीमत 1 लाख रुपए है। आप कल्पना करिए, 99,000 गटर में जा रहे, 1,000 सिर्फ शरीर को मिल रहे। इतना ये वेस्टफुल है और इतना ये कॉस्टली है, तो कौन इसे अफोर्ड कर सकता है, आप मुझे बताओ। तो इसके लिए ये डिस्कवरी कचरे के डब्बे में गई, क्योंकि हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये कोई समाज के या पेशेंट के कल्याण के लिए नहीं चलती, ये प्रॉफिट्स के लिए चलती है। तो जैसा उन्होंने जाना, तो उन्होंने ये डिस्कवरी डंप कर दी। क्यों? नहीं तो नर्व ग्रोथ फैक्टर और ब्रेन डिराइव्ड न्यूट्रोफिक फैक्टर जैसा मेडिसिन न्यूरोलॉजी के जगत में आज तक नहीं हुआ, क्योंकि ये ब्रेन का खुद का नेचुरल है। ब्रेन खुद बनाता है, कंज्यूम करता है, लेकिन डिजीज होने के बाद बनाना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो ये मांजरा है सारा। तो इस डिस्कवरी के माध्यम से मैंने उस नोबेल प्राइज विनिंग डिस्कवरी को, नर्व ग्रोथ फैक्टर के डिस्कवरी को मैंने पुनर्जीवित किया है। आई हैव रिजुनोवेटेड, आई हैव रीएक्टिवेटेड दैट। तो वो जो लेडीज थी वो 103 साल तक जी, और 103 साल की उम्र में भी कहते हैं कि उसकी मेमोरी और सेंसेस जो है वो बिल्कुल बच्चे जैसे शार्प थे बिल्कुल। उसका क्रेडिट नर्व ग्रोथ फैक्टर को दिया जाता है। तो ये नर्व ग्रोथ फैक्टर जब आप ब्रेन को जब स्टिमुलेट करते हो 15 मिनट के लिए, तो आपके ब्रेन में रिलीज होता है और ब्रेन में ही कंज्यूम होता है, बाहर से देने की ज़रूरत नहीं। तो ये इतनी ज़बरदस्त डिस्कवरी मेरे हाथ से हुई, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा काम है। ये तो भगवान ने मुझे इस प्रकार की बुद्धि दी और इसके लिए हुआ, ये मैं मानता हूँ। इसके लिए इसका कोई श्रेय मैं नहीं लेना चाहता। हालांकि ऑफिशियली मैं इसका इन्वेंटर हूँ, लेकिन ऐसी कोई वियर्ड चीज़ आपके दिमाग में आना और वो फिर आपने करना और इसके ऊपर इतना काम होना, सारी बातें मैं अपने कैपेसिटी के बाहर की मानता हूँ। तो ये जो इसके आगे की और इससे बहुत गजब बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको, कि मेरी भी धारणा थी कि हम ब्रेन को यहाँ स्टिमुलेट करते हैं तो उस एरिया में
नवग्रोथ फैक्टर और ब्रेन डेराइव्ड न्यूट्रोफिक फैक्टर उस एरिया में रिलीज होंगे और वो एरिया रिपेयर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। या किसी नव में हम करते वहाँ पे रिलीज होगा, अच्छी बात। तो अभी ज़्यादातर दिमाग के हिस्से तो सुपरफिशियल है और स्पाइनल कॉर्ड के, लेकिन सब कुछ सुपरफिशियल नहीं है, काफ़ी एरियाज तो बहुत डीप है, जैसे कि बेसल गैंग्लिया है, क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियस है, बहुत सारे एरिया तो बहुत डीप है। तो इतने डीप में तो मेरी धारणा थी कि ये मैग्नेटिज्म जो है ये तो 1 इंच तक पहुंचता है, एक मैक्सिमम 1.5 इंच पकड़ लो, तो उतना जो एरिया जो हम स्टिमुलेट करते हैं उतना रिपेयर होगा। इसके लिए जो पार्किंसंस डिजीज़ है उसमें अब सब्सटेंशिया नाइग्रा नाम का वो बहुत दिमाग के बहुत डीप, यहाँ से 3 इंच और यहाँ से 3 इंच अंदर। तो मैं सोच रहा था कि पार्किंसंस डिजीज़ है, अल्जाइमर्स है, कुछ मेडुला के या पॉन्स की बीमारियां हैं, मतलब डीप ब्रेन की बीमारियां हैं। तो मैं सोचता था कि इनके लिए ये थेरेपी काम में नहीं आएगी, लेकिन मेरी सोच गलत थी, क्योंकि मुझे सेरेब्रल पाल्सी के कुछ पेशेंट थे जिनके आँखों में स्क्विंट था, टेढ़ापन। अभी आँखों में जो न्यूरोलॉजिकल स्क्विंट होता है उसका जो न्यूक्लियस है वो ब्रेन में बहुत ही डीपली सिचुएटेड है। यहाँ से आप होल गिराओगे 3 इंच, यहाँ से भी 3 इंच, बहुत डीप है। मैग्नेटिज्म वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं। उसके लिए कोई 50 करोड़ का मशीन लगेगा आपको शायद, ये तो पहुँचता नहीं है, और TMS का भी नहीं पहुँचता। तो वो पेशेंट्स के रिश्तेदार बताने लगे कि उसका स्क्विंट ठीक हो गया। तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, मैं बोला ये तो असंभव है। फिर मैंने कहा फ़ोटो भेजो, वीडियो भेजो, तो उन्होंने फ़ोटो और वीडियोस भेजे। तो सचमुच स्क्विंट ठीक हो गया या रिग्रेस हो गया काफ़ी हद तक, 75% क्लियर हो गया या 90% हो गया। मैं बोला ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। तब मैंने मेडिकल लिटरेचर वापस पढ़ा तो उसमें और जाना कि ये जो नर्व ग्रोथ फैक्टर्स और ब्रेन डेराइव्ड न्यूट्रोफिक फैक्टर जो रिलीज होते हैं, ये ब्रेन में जो सर्कुलेट होने वाला जो फ्लूइड है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, CSF, तो इस CSF में ये रिलीज होते हैं। और CSF लिटरली सारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में भी, मज्जारज्जु में भी सर्कुलेट होते रहता है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के हर एक मिलीमीटर में ये पहुंच रहा है। सारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये रिपेयर करेगा। इसका मतलब जानने के बाद मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मुझे लगता है कि न्यूरोलॉजी के जगत की अंतिम खोज हमने कर डाली, क्योंकि अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का हर एक मिलीमीटर तक अगर किसी चीज़ की पहुंच है तो ये फैक्ट आप सारे कंफर्म कर सकते हैं, मेरे ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत नहीं है। ये CSF के माध्यम से सब जगह पहुंचता है। तो वो जानने के बाद मुझे बहुत ही खुशी हुई कि ये बहुत ही एक प्रकार की आदर्श थेरेपी हमने खोज डाली। तो ये जानना बहुत ज़रूरी। फिर मुझे पुराणों में लिखी हुई बात याद आई कि कहते हैं ये जो सहस्रा के पीछे यहाँ बिंदु नाम का कोई चक्र है, वहाँ से अमृत तैयार होता है, उसकी बूंदें नीचे गिरती है और वो घूम घूम के फिर वो मुंह में भी आती है और पता नहीं कहाँ जाती। तो उससे आदमी जवान होता है, यंग होता है, और ऋषि मुनि कई सैकड़ों साल या हो सकता है हजारों साल तक जिए उसके कारण। तो हम तो विज्ञानिक जगत के लोग तो इसे तो अंधश्रद्धा मानते थे, तो काल्पनिक कहानियाँ मानते थे। लेकिन सारे जब तार जुड़े तो मुझे लगा कि शायद ये नर्व ग्रोथ फैक्टर और ब्रेन डेराइव्ड न्यूट्रोफिक फैक्टर, इस प्रकार के जो फैक्टर्स ब्रेन बनाता है, तो यही वो अमृत है जो वेद उपनिषद में और पुराणों में वो लिखा है। और वो सिर्फ यहाँ बनता नहीं है, वो नीचे तक आता है और कंज्यूम होता है। तो ये सुनने के बाद तो मेरे होश उड़ गए कि शायद ये पौराणिक एक प्रकार की जो चीज़ है, शायद मैंने उसे इन चीज़ों के माध्यम से पुनर्जीवित कर दिया है। आप सोचिए कितनी बड़ी क्रांति हो सकती। तो ये तो रहा उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फिर लोगों को चिंता होती है भाई साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स इस थेरेपी के नहीं है। अब तक 100 से ज़्यादा पेशेंट यूज़ कर चुके हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि थोड़ा सा हेडेक होता है। ब्रेन को जब भी आप स्टिमुलेट करते हैं थोड़ा सा हेडेक होता है, कुछ घंटे में वो अपने आप चला जाता है। अगर ज़्यादा ही लगता है आपको तो आप स्टिमुलेशन बंद करिए 2 दिन के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैरासीटामॉल गोली या सिरप लेना पड़ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। दूसरा थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है ब्रेन स्टिमुलेशन का कि नौशिया होता है। नौशिया वॉमिटिंग भी नहीं होता है, जनरली नौशिया होता है, मतलब मलमल जिसे कहते हैं, वो भी अपने आप मिट जाता है कुछ घंटों में। या तो फिर एंटी एमेटिक जैसे बोलते हैं, जैसे कि एमिगो है, ऑन्डेंसेट्रॉन सिरप वगैरह या गोली आपको लेने की नौबत आ सकती है। बस मैं तो कितने साल से कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ी और पेशेंट को भी नहीं पड़ी। ये तो हमारी ऑनेस्टी है कि हम माइनर से माइनर भी कोई चीज़ है वो बता रहे हैं। और दूसरे थेरेपी में तो भयानक इतने साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, पेशेंट मर जाते तो भी कहते कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। तो इस प्रकार की बेईमानी आपने नहीं करनी चाहिए। तो ये रही बात उसकी साइड इफ़ेक्ट्स की। रिज़ल्ट आने में कितना टाइम लगता है? जनरली 1 से 3 महीना लगता है, लेकिन कुछ रिज़ल्ट तो 1 हफ्ते में भी दिखने लगता है। जैसे आप खुद के ऊपर ट्राई करो, ज़्यादा करके ऑडिटरी कॉर्टेक्स आप ट्राई करो, आपको 1 घंटे के अंदर ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनने को आएगी जो आपने बाप ज़िंदगी में पहले सुनी नहीं होंगी। आप गैलरी में जाइए, पहले आँख बंद करके आवाज़ सुनिए, अंदर आइए, 15 मिनट ये पार्ट स्टिमुलेट करिए, आधे घंटे बाद बाहर जाइए। आप ऐसे ऐसे आवाज़ सुनोगे कि जो आधा घंटा पहले आप गए थे आपने सुनी नहीं। आकाश में इतनी सारी आवाज़ें हैं, दूर दूर के एरोप्लेन्स की आवाज़, 5-5 किलोमीटर दूर की कुत्ता भौंकने की आवाज़, को पता नहीं कौन से आवाज़, रेलवे स्टेशन की आवाज़। इतनी आपकी क्षमता बढ़ जाती है सिर्फ एक बार स्टिमुलेशन करने से। तो बच्चा तो बोल नहीं पाएगा ना, आप उसको तो फिजिकल फ़र्क दिखेगा तभी आप कहोगे, लेकिन आप खुद के ऊपर ट्राई करिए। ऑक्सीपिटल विजुअल कॉर्टेक्स करिए, आपकी दृष्टि सुधर जाती है। मोटर कॉर्टेक्स करिए, आपका चलना फिरना, बैलेंस और आपका हाथ पैर में दर्द है वो मिट जाता है। मेरे आँखों में जलन थी बहुत, कोई भी आई ड्रॉप्स लेके नहीं मिटती थी। अब ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, शायद वो नर्व ग्रोथ फैक्टर वगैरह सर्कुलेट होकर ऑप्टिक नर्व से लेकर आँखों के नर्व तक भी आया, शायद आँखों की जलन गायब होगी। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं तो 5 साल से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ मेरे आँखों का, वो तो कुछ भी नहीं हो रहा था उसको। तो ऐसे अनगिनत नई चीज़ें इससे होगी। तो ये रहा साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में और इसके इफ़ेक्ट के बारे में। डोज कितना है, तो जब तक आपको रिजल्ट नहीं आता आपको करना है। 3 महीने में आ जाएगा, बाद में आप जिंदगी भर भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इट इज़ लाइक टॉनिक, इट इज़ लाइक एक्सरसाइज। ये कोई आप बाहर से ड्रग नहीं ले रहे हो, इसके लिए उसका कोई लिमिट नहीं है। आप लंबे समय तक करिए, आप हमेशा के लिए करिए। कॉस्ट भी इसकी बहुत कम है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी है। 1 टाइम खरीदना है, बाद में कोई मुझे रॉयल्टी थोड़ी देनी है आपको। दूसरा कोई होता तो ज़िंदगी भर पैसे कमाता आपके से। तो उस प्रकार के धंधे मेरे नहीं, शायद इसके लिए भगवान ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। इस प्रकार के फालतू काम मैं नहीं करता हूँ। समाज का जिसमें भला है, पेशेंट का जिसमें कल्याण है, वो काम मैं करता हूँ। शायद इसके लिए ये बुद्धि मुझे दी गई, दूसरे राक्षसों को नहीं दी गई। तो आज मेडिकल साइंस आप देखिए क्या व्यवसाय बन गया है, वो सिर्फ लूटमार का व्यवसाय हो गया है। मैं खुद डॉक्टर होके मानता हूँ ये बात। तो खैर, इतनी सारी एक्सटेंसिव हमने इस थेरेपी के बारे में हमने डिटेल्स कह दी है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे वीडियोज़ है, वेबसाइट्स है, लिंक्स है, कॉन्टैक्ट्स है, ऑर्डर करने की इन्फॉर्मेशन है। तो इससे आप ये ख़रीद के आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। जिनको भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं उनको आप ये वीडियो वायरल करिए और उनको पास लिंक भेजिए। और दूसरा एक मेरा अपील ऐसा है कि जैसे ही आपको रिज़ल्ट आता है आप एक वीडियो बनाइए, टेस्टिमोनियल बनाइए, या मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए। हम उसे रिकॉर्ड करेंगे और हमें यूट्यूब पे डालेंगे उसको, ताकि लोगों की हिम्मत बढ़े। तो इसमें साइंटिफिक प्रूविंग में भी आपकी मदद हो जाएगी। दूसरा एक है कि हमें और ज़्यादा एविडेंस चाहिए इसमें। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं फंक्शनल MRI स्कैन या पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, तो ये 2 इन्वेस्टिगेशन होते हैं जिसमें दिमाग का कौन सा हिस्सा क्या काम कर रहा है तुरंत पता चल जाता है।
तो आपको क्या करना है, पहले ये स्कैन करना है, 3 महीना थेरेपी करनी है, बाद में स्कैन करना है। उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो सारे रिपोर्ट्स आपने मुझे भेजने हैं, ये एक काम करना है। दूसरा मतलब आपको फंक्शनल एमआरआई स्कैन करना है, फिर दिमाग का जो हिस्सा है उसमें कमज़ोर है या सोया हुआ है उसके ऊपर 15 मिनट मसाज करनी है, तुरंत वापस रिपीट करना है स्कैन, तो तुरंत आपको दिख जाएगा कि वो एरिया स्टिमुलेट हुआ है। तो ये ऑब्जेक्टिव एविडेंस है। ये एक बार ये एविडेंस मिल जाए तो कोई दुनिया का कोई इंसान या कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकती। फिर ऐसे 25 पेशेंट के जब डाटा आ जाएंगे तब हम बहुत बड़ा इंटरनेशनल पब्लिकेशन करेंगे इंटरनेशनल जर्नल में, फिर इससे रिस्पेक्ट मिलेगा और दुनिया भर में ये लागू हो जाएगी थेरेपी। इतिहास में ये थेरेपी अमर हो जाएगी मेरे नाम से, और पेशेंट का बहुत कल्याण होगा, सबसे बड़ी बात। तो जो पावर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है, गोली दवा वो बनाते हैं, आपको जैसे एक स्लेव की तरह आपको लेनी है, तो पावर अब उनके हाथ में है, मशीन भी उनके हाथ में, तो वो उनके हाथ से वो पावर छीनकर मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ, पेशेंट के हाथ में दे रहा हूँ। तो इससे जाहिर है कई दुकानें बंद हो जाएगी मेडिकल वालों की, फार्मास्यूटिकल वालों की। तो इस थेरेपी पे ऊपर अटैक भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें साइंटिफिक एविडेंस चाहिए जितना हो सके, और जल्द से जल्द हमें पब्लिकेशन चाहिए। तो उसके लिए मैंने जो कहा है कि स्कैन आप करिए पहले और बाद में, और इस प्रकार की हेल्प आपसे एक्सपेक्टेड है। और मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे है, उस पर आप मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब तक के लिए काफ़ी है। तो ये बहुत एक्सटेंसिवली, कितना अभी 52 मिनट का वीडियो हो गया है, बहुत एक्सटेंसिवली हमने इस वीडियो में इस थेरेपी के बारे में बात की, इतने डिटेल में कि अभी शायद मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा भी नहीं, इतना डिटेल है। उसके बावजूद भी कोई स्पेसिफिक आपको डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल आप कर सकते हैं। बाकी ये सारे वीडियो आप देखिए, वेबसाइट देखिए, सारा स्टडी करिए, सारा ट्रायल लीजिए, और उसके बावजूद कुछ समझता नहीं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो इतने हज़ारों लोग, हो सकता है कल लाखों लोग हो जाए, वो मुझे कांटेक्ट कर जाएंगे। तो मैंने आपको पर्सनल नंबर दे रखा है, तो उसका कृपा करके मिसयूज़ ना करें, इतना ही मैं कह रहा हूँ बस। तो अब मुझे लगता है अब तक के लिए इतना ही, अभी रुकते हैं। धन्यवाद।